जूल्स वर्न ने एक बार लिखा था, महासागर ही सब कुछ है। ये विस्तृत विरजन स्थल है जहां मानव कभी अकेला नहीं हो सकता। ये लाइन मुझे हमेशा बहुत काव्यात्मक लगती है, पर आज जब हम अपने स्रोतों को देख रहे हैं तो ये काव्यात्मक से ज्यादा एक वैज्ञानिक सच लग रही है। बिल्कुल सही, और ये आज की हमारी बातचीत के लिए एकदम सही नजरिया है। हम सब स्कूल में महासागरों और महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं, नाम रटते हैं, नक्शे देखते हैं, लेकिन आज हम उन नक्शों के लकीरों से थोड़ा आगे जाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये असल में एक जीता जागता आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम है। हाँ, जो हमारी पृथ्वी के हर पहलू को चलाता है। तो आज हम बस भूगोल की किताब नहीं दोहराने वाले हैं, बल्कि ये समझेंगे कि जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं तो उस नीले रंग के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। और नीला ग्रह वाली बात से एक बहुत दिलचस्प परत खुलती है। ये सिर्फ एक सुंदर नाम नहीं है, ये एक हकीकत है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका है। जो हमें अंतरिक्ष से भूरे या हरे धब्बे दिखते हैं न महाद्वीप। हाँ, वो महाद्वीप हैं, पर वो इस विशाल नीले कैनवस पर बस द्वीपों जैसे ही लगते हैं। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। हम 5 महासागरों के नाम जानते हैं, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक। पर आपके कहने का मतलब है कि ये बंटवारा असल में है ही नहीं। ये तो ऐसा है जैसे एक बड़े से कमरे में हमने बिल्कुल अदृश्य दीवारें खड़ी कर दी हों। आपने बहुत सही कहा। असल में ये एक ही वैश्विक महासागर है जो आपस में पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। ये नाम तो हमने अपनी सुविधा के लिए दिए हैं, ताकि हम भूगोल को आसानी से समझ सके। हाँ, प्रकृति कोई सीमा नहीं मानती। अटलांटिक का पानी बहकर हिंद महासागर में जाता है और प्रशांत का पानी आर्कटिक में। ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। और इस चक्र को चलाता क्या है? मेरा मतलब ये सिर्फ हवा से लहरें उठना तो नहीं है, इससे कहीं ज्यादा जटिल होगा। बहुत ज्यादा जटिल। इसे चलाने वाली ताकतों में से एक है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, महासागरीय कन्वेयर बेल्ट। हाँ बिल्कुल, ओशन कन्वेयर बेल्ट। ये एक विशाल वैश्विक करंट है जो तापमान और खारेपन के अंतर से चलता है। ठंडा खारा पानी ध्रुवों के पास डूबता है और गर्म पानी उसकी जगह लेने के लिए सतह पर आ जाता है। वाह! तो ये सिर्फ पानी का बहना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पृथ्वी का ग्लोबल क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है। और स्रोतों में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है, महाद्वीपों और महासागरों का असमान वितरण। उत्तरी गोलार्ध में जमीन ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में पानी ही पानी है। इसके भी तो गहरे परिणाम होंगे। बिल्कुल, और बहुत गहरे परिणाम हुए हैं। इस असमान वितरण ने एक तरह से मानव इतिहास और सभ्यताओं के विकास को गहराई से प्रभावित किया है। उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा जमीन होने का मतलब था कि बड़ी बड़ी सभ्यताएं जैसे कि मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी, वो सब यहीं पनपी। अच्छा, क्योंकि जमीनी रास्ते ज्यादा थे तो व्यापार और विचारों का आदान प्रदान आसान था। सही। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में विशाल समुद्री दूरियों ने वहां की संस्कृतियों को ज्यादा अलग थलग रखा, जैसे ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी या प्रशांत द्वीपों के लोग। अच्छा, ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। हम अमेज़न के जंगलों को पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, और वो है भी, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि ये उपाधि असल में महासागरों को मिलनी चाहिए। दुनिया की आधी से ज्यादा ऑक्सीजन समुद्र से आती है। हाँ, और ये काम करते हैं सूक्ष्म पौधे, जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। ये पानी की सतह पर तैरते हैं और फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जमीन पर पेड़ पौधे करते हैं। मतलब हर दूसरी सांस जो हम लेते हैं उसके लिए हमें इन न दिखने वाले समुद्री जीवों का शुक्रगुजार होना चाहिए। बिल्कुल। और ये सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बनाते, बल्कि वायुमंडल से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी सोखते हैं। और जब हम समुद्री जीवन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वेल्स, शार्क और रंग बिरंगी मछलियां आती हैं, पर यह दुनिया तो उससे कहीं ज्यादा विविध है। बहुत ज्यादा। प्रवाल भित्तियां यानी कोरल रीफ्स, जिन्हें समुद्र के वर्षावन भी कहा जाता है, उनमें तो अविश्वसनीय जैव विविधता है। और सिर्फ सतह पर ही नहीं, समुद्र की गहराइयों में भी जीवन है, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। जहां वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं। हाँ, वहां ज्वालामुखी की गर्मी से निकलने वाले रसायनों पर आधारित एक पूरा इकोसिस्टम मौजूद है। इसे भारत के नजरिए से देखें तो हिंद महासागर हमारे लिए सिर्फ एक जलराशि नहीं है, ये हमारी संस्कृति और इतिहास का हिस्सा है। और ये जुड़ाव बहुत गहरा है। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है शन नो वरुणः, जो ऋग्वेद से लिया गया है। इसका अर्थ है, हे वरुण, हमारे लिए कल्याणकारी हो। हाँ,
वरुण को वैदिक काल में समुद्र का देवता माना जाता था। ये दिखाता है कि हजारों सालों से हमारा समुद्र के साथ एक आध्यात्मिक रिश्ता भी रहा है। और आर्थिक और रणनीतिक महत्व तो है ही। बिल्कुल, मॉनसून से लेकर समुद्री व्यापार तक सब कुछ इसी पर निर्भर है। आपने मॉनसून की बात की और यह महासागर की दोहरी प्रकृति को समझने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। एक तरफ हिंद महासागर से उठने वाले बादल हमारे लिए जीवन देने वाली बारिश लाते हैं, और दूसरी तरफ यही महासागर विनाशकारी चक्रवात और सुनामी को भी जन्म दे सकता है। महासागर जीवनदाता भी है और विनाशक भी। हाँ। इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण शायद 26 दिसंबर 2004 की हिंद महासागर सुनामी है। मुझे याद है उस वक्त की तस्वीरें, वो दिमाग से जाती नहीं है। हाँ, वो एक भयानक त्रासदी थी जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई थी। लेकिन उस आपदा ने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाया, चेतावनी प्रणालियों के बारे में। बिल्कुल। उसके बाद दुनिया भर के देशों ने मिलकर हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली को स्थापित किया। ये प्रणाली काम कैसे करती है? मतलब हम एक लहर को तट पर पहुंचने से पहले कैसे पकड़ लेते हैं? इसमें 2 मुख्य तकनीकें हैं। पहली है समुद्र तल पर लगे भूकंपीय सेंसर, जो भूकंप का तुरंत पता लगा लेते हैं। लेकिन हर भूकंप से सुनामी तो नहीं आती। सही कहा। इसीलिए दूसरी तकनीक ज्यादा महत्वपूर्ण है, डार्ट बॉय। ये गहरे समुद्र में तैनात होते हैं। जब सुनामी की लहर इनके नीचे से गुजरती है तो पानी के दबाव में एक मामूली सा बदलाव होता है, जिसे ये बॉय माप लेते हैं और सैटेलाइट के जरिए तुरंत चेतावनी केंद्र को सूचना भेज देते हैं। और इससे हमें तटों तक लहरों के पहुंचने से कई घंटे पहले का समय मिल जाता है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक त्रासदी हमें बेहतर तैयारी करने पर मजबूर कर सकती है। सही। और जब हम जमीन की बात करते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है कि हम इन बड़े भूभागों यानी महाद्वीपों को गिनते कैसे हैं? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही जटिल है। कोई कहता है 4 महाद्वीप हैं, कोई कहता है 7। ये कैसे हो सकता है? मतलब जमीन तो जमीन है, उसे गिनने में इतनी दुविधा क्यों? दुविधा इसलिए है क्योंकि महाद्वीप की परिभाषा सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भी है। जैसे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को देखिए, वो भौगोलिक रूप से जुड़े हुए हैं, तो क्या उन्हें एक ही महाद्वीप मानना चाहिए? अमेरिका? हाँ, कई जगहों पर ऐसा ही पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। और यूरोप और एशिया का मामला तो और भी ज्यादा पेचीदा है। नक्शे पर वे एक ही विशाल भूभाग के रूप में दिखाई देते हैं, है ना? हाँ, जिसे हम यूरेशिया कहते हैं। उनके बीच कोई समुद्र तो है नहीं। यूरोप और एशिया के बीच की सीमा, जो पारंपरिक रूप से यूराल पर्वत को माना जाता है, वो एक भौगोलिक सीमा से ज्यादा एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक निर्माण है। इसका एक बढ़िया उदाहरण ओलंपिक के 5 छल्ले हैं। वो 5 बसे हुए महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं: अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। हाँ, ये एक प्रतीकात्मक नजरिया है, लेकिन आज विज्ञान और भूगोल में 7 महाद्वीपों वाली सूची सबसे ज्यादा मानी जाती है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और महाद्वीपों के अलावा पृथ्वी पर लाखों द्वीप भी हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो हमारे पास 1300 से ज्यादा द्वीप हैं। 2 मुख्य द्वीप समूह हैं, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार और अरब सागर में लक्षद्वीप। हाँ, और ये सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि इनकी अपनी अनूठी जैव विविधता और रणनीतिक महत्व है। अब उस महाद्वीप पर आते हैं जिसके बारे में हम सबसे कम बात करते हैं, अंटार्कटिका। हमारे स्रोतों में भारत के अंटार्कटिक कार्यक्रम का जिक्र है। मुझे लगता था कि अंटार्कटिका में रिसर्च सिर्फ पेंगुइन और बर्फ के बारे में होगी, पर ये जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए इतना जरूरी क्यों है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अंटार्कटिका एक तरह से पृथ्वी के जलवायु का एक विशाल रिकॉर्ड कीपर है। वैज्ञानिक वहां बर्फ की मोटी परतों में बहुत गहराई तक ड्रिल करते हैं और आइस कोर निकालते हैं। अच्छा। और इन आइस कोर में हजारों साल पहले की हवा के बुलबुले फंसे होते हैं। मतलब एक तरह की क्लाइमेट टाइम मशीन। हाँ, बिल्कुल सही कहा। उनका विश्लेषण करके हम ये पता लगा सकते हैं कि लाखों साल पहले पृथ्वी का वायुमंडल कैसा था, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर क्या था और तापमान कितना था। और वहां की बर्फ का पिघलना सीधे तौर पर दुनिया भर में समुद्र के स्तर को प्रभावित करता है। बिल्कुल, इसलिए वहां हो रहे बदलावों की निगरानी करना हम सबके लिए जरूरी है। भारत 1981 से वहां सक्रिय है। हमारा पहला बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री 1983 में स्थापित हुआ था। आज हमारे 2 सक्रिय स्टेशन हैं, मैत्री और भारती। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हमें मुख्य बातों को समझना हो तो वो क्या होंगे?
मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पृथ्वी एक जल प्रधान ग्रह है और हम जमीन पर रहने के बावजूद एक समुद्री दुनिया का हिस्सा हैं। एकदम सही। और दूसरी बात ये कि ये महासागर और महाद्वीप अलग-अलग इकाइयां नहीं हैं, बल्कि एक जटिल और गतिशील प्रणाली का हिस्सा हैं। और तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक साझा संसाधन है जिस पर हम इंसानों की गतिविधियों का गहरा असर पड़ रहा है। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में फेंका जाता है और इसके अलावा जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ने मतलब ओवरफिशिंग से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ रहा है। इसीलिए हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। हाँ, ये सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि एक याद दिलाने का दिन है कि इन महासागरों को बचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत को खत्म करने के लिए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जरूर, हमारे स्रोत में अंटार्कटिका का जिक्र है। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जिसे अंटार्कटिक संधि के तहत पूरी दुनिया ने मिलकर विज्ञान और शांति के लिए समर्पित किया है। वहां कोई सैन्य गतिविधि नहीं हो सकती। यह मानवता के सहयोग का एक अद्भुत उदाहरण है। हाँ, तो विचार ये है कि अगर इंसानियत एक पूरे महाद्वीप को विज्ञान और शांति के लिए संरक्षित करने पर सहयोग कर सकती है, तो हम उन सबकों को अपने साझा वैश्विक महासागर को बचाने के लिए कैसे लागू कर सकते हैं, जो हम सभी को जोड़ता है।